नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। सबसे पहले तो स्वाधीनता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएँ। और स्वाधीनता दिवस मैं स्पेशली कह रहा हूँ क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हम स्वाधीन हुए हैं। अब स्वतंत्रता और स्वाधीनता में मैं नूह के वो विषय और हरियाणा की जो खाम पंचायतों ने या खाप पंचायतों ने जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है और मुसलमानों के अगेंस्ट में जो जो एक बयार चली है हरियाणा में, वो कोई ऐसा नहीं है कि आज चली है या आज वो निर्णय हुआ है। आज़ादी के समय 1947 में भी हुआ था। वो प्रकरण पूरा मैं आपको बताऊँगा कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और अब क्या निर्णय लिया गया है। हम लोग बात कर लेते हैं स्वाधीनता और स्वतंत्रता की। हम स्वाधीन हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हुए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे ही स्वाधीन अमेरिका हुआ था इंग्लैंड से। मतलब वॉशिंगटन के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था, उसमें इंग्लैंड से अमेरिका आज़ाद हुआ था, स्पेनिश वहाँ बैठे हुए थे, उनसे आज़ाद हुआ था। तो वो आज़ाद तो शब्द गलत है क्योंकि आज़ाद हम नहीं हो सकते। हम सिस्टम के लोग हैं, सिस्टम से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं। लेकिन वो स्वाधीन हुए थे। स्वाधीन ऐसे हुए थे कि केवल और केवल अंग्रेजी सरकार या इंग्लैंड का शासन खत्म हो गया था। इंग्लैंड के शासन की जगह वहां पर रहने वाले जो अंग्रेज थे, उनका शासन शुरू हो गया था। नेटिव इंडियंस को उन्होंने दबा कर फेंक दिया था। आज की तारीख में यूएस में नेटिव इंडियन कहीं दिखता नहीं है, और वो अगर कहीं होगा भी तो पुड़िया में पाया जाएगा, और कहीं होगा भी तो हम ये मान के चलें कि वो ऐसे पाया जाएगा जैसे कोई अजूबा हो अजायब घर का। हमारे पास हमारी भी खास बात यही थी कि हमारे यहाँ वो उस समय का अंग्रेज यहाँ पर बैठा नहीं था, क्योंकि लंबे समय तक शासन नहीं हो पाया था उनका। अंग्रेज यहाँ पर बैठा नहीं था, और लेकिन काले अंग्रेज यहाँ पर आ चुके थे। मतलब इंग्लैंड से पढ़ कर आज भी यही चल रहा है कि लोग विदेशी डिग्रियां लेकर आते हैं और वो भारत में बड़ा भारी भारी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्वतंत्र का मतलब होता है अपना तंत्र विकसित करना। मतलब हम स्वाधीन तो हो गए, किसी के मातहत नहीं रहे, रिपब्लिक हो गए हैं, लेकिन क्या हमने अपना तंत्र विकसित कर लिया? आज भी हमने अपना तंत्र विकसित नहीं कर पाए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को लाल किले से ये कहना पड़ रहा है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि अभी भी भारत में बहुत काम करने की आवश्यकता है, और उनका तो आह्वान कुछ वैसा रहा होगा कि जो उन्होंने काम किया है उसको और आगे बढ़ाने के लिए उनको बार-बार प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, फिर से प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। बहुत कुछ काम कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ हो गया है, क्योंकि अभी भी हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र नहीं। इसलिए जो शुभकामनाएं होनी चाहिए वो स्वाधीनता की शुभकामनाएं होनी चाहिए, स्वतंत्र की नहीं। मैं स्वतंत्र की इसलिए और कहता हूं क्योंकि ये जो तंत्र है ना, ये अंग्रेजों ने विकसित किया था, भारत में ईसाइयों ने विकसित किया था। और ये तंत्र भारतीय तंत्र नहीं है। ये तंत्र कर्मचारियों का तंत्र है, जो कर्मचारी भारत के मालिकों को भी अपने मातहत रखना जानते हैं या रख लेते हैं, वैसा तंत्र है। अब इस तंत्र में अगर हम स्वतंत्र ना हो पाए, या स्वतंत्रता हमने हासिल ना कर पाई, या फिर हमने अपना तंत्र वो विकसित ना कर पाया जो छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ करता था, हमने वो नहीं स्थापित करवाया तंत्र जो कि जब हम विश्वगुरु हुआ करते थे, या फिर हम परम वैभव पे हुआ करते थे, गुप्त वंश का तंत्र, या फिर तंत्र की बात करें तो अगर हम वो तंत्र ना स्थापित कर पाए जो अशोक के समय पर तंत्र था, ऐसे तंत्रों को अगर हमने पुनः विकसित ना किया, तो हम मुगलिया तंत्र से आज़ाद हुए थे, अंग्रेजी तंत्र में आ गए थे, और अंग्रेजी तंत्र ने हमको परतंत्र बना दिया था। उस तंत्र को अब अमित शाह जी ने धीरे धीरे करके काम करना शुरू किया। जो 3 अभी कानून पास हुए हैं वो बता रहे हैं, सेना में कमांडें धीरे से बदली हैं, सब हिंदी कर दी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी वो कर गए थे, और अब धीरे धीरे हम तंत्र बदल रहे हैं, लेकिन अभी भी हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र नहीं। अब ये जो तंत्र है, इस तंत्र की ही नाकामी क्या है? वो ये है कि जब यात्रा निकल रही थी और वो यात्रा नूह से निकली, तो नूह में हमले हो गए। पहले से खबर तंत्र को थी कि नहीं थी। सरकार का इंटेंशन तो हमेशा अच्छा ही होता है, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है और आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या रहता है, लेकिन तंत्र भी क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर चला पा रही है, या तंत्र उनके मातहत चल रहा है, ये एक सवाल है। नतीजा हमने सबने देखा। बाद में एक्शन लेना शुरू किया सरकार ने, तो एक्शन लेने का नतीजा ये निकला कि उन स्थानों पर जहाँ बुलडोजर चल रहा था,
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आ गया, उसने उस पर स्टे कर दिया। अभी पता नहीं वो स्टे हटा कि नहीं हटा, लेकिन उन्होंने कहा अगली सुनवाई तक जब तक हम आदेश ना करें तब तक के लिए स्टे कर दिया जाता है। तो उन्होंने वो स्टे कर दिया। अब वहां पर लेकिन फोर्स लगी हुई है, घर घर तैयारी कर रही है, घर घर में सर्च कर रहा है कि क्या चल रहा है वहां पर, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि वहां पर हालात बिल्कुल बुरे हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं, सरकार, तंत्र और जनता ये तीन अंग हैं, चौथा अंग फोर्स होती है। तो सरकार, तंत्र और जनता, जुडिशरी है इसलिए है क्योंकि तंत्र बिगड़ा हुआ है। तंत्र अगर सही हो तो जुडिशरी की हमें आवश्यकता नहीं है। कभी हमारे पास जुडिशरी होती नहीं थी, राजा ही न्यायाधीश होता था और उसके पास एक आध केस आता था, वो सॉल्व कर देता था। तो जुडिशरी की हमको आवश्यकता बहुत नहीं है अगर हमारा तंत्र बहुत अच्छा हो तो। तंत्र में कमियां रहती हैं तो जनता के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जनता के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो खींचातानी शुरू होती है तो जातियां शुरू होती हैं, बेईमानियां शुरू होती हैं, और उन बेईमानियों के बीच में समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। ये तंत्र की नाकामी होती है। अब तंत्र को चलाना सरकार का काम है, लेकिन सरकार पॉलिसी वर्क तो कर सकती है, सरकार उसको निगरानी तो कर सकती है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। ये बिल्कुल तय बात है, क्योंकि जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, मैंने कहा कि सरकार, तंत्र और जनता और फोर्स को हटा दीजिए तो सरकार, तंत्र और जनता। सरकार तंत्र को अच्छे से चलाना चाहती है, लेकिन जनता अगर उसमें अपना रोल प्ले करे, जनता रोल प्ले करे का मतलब ये है कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के निकल रहे हैं, किसी ने आपको हाथ दिया और आप उसको पैसे देने लगे, तो तंत्र के साथ जनता भी उतनी ही दोषी होती है जितना कि तंत्र है। लेकिन तंत्र में ये जो होल्स होते हैं, इन होलों की वजह से जनता भी अवसर मिलता है वैसा करती है। तो नूह में तंत्र इस समय काम कर रहा है, पहले तंत्र फेल हो गया, मुझे मैं इसको कह सकता हूं। सरकार इस समय काम कर रही है, तंत्र को वहां पर लगा रखा है, लेकिन क्या जनता की कोई जिम्मेवारी बनती है? क्या जनता किसी को पनिश करेगी? अब हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो 1947 में यहां से लाहौर के लिए जो गाड़ियां जा रही थी पंजाब से, उनमें उधर से एक गाड़ी सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज की आई थी, और डेड बॉडीज की जो गाड़ी यहाँ पर पहुंची थी, उसके बाद हरियाणा, पंजाब में जहाँ पर लगभग 40% से 50% मुस्लिम था जो यहाँ से गए, तो उधर से चिट्ठी आई थी नेहरू जी को नए पाकिस्तान का तोहफा। तो यहाँ से चिट्ठी गई थी कि तोहफा हम दुगना करके भेजते हैं, तो 2 गाड़ियां वैसी ही यहाँ से वहां गई थी, तब वहां से सफेद झंडे लहराए गए थे, तब शांति स्थापित हुई थी। 10 से 15 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी। इतना बड़ा जेनोसाइड संसार में किसी कंट्री में नहीं हुआ होगा जितना बड़ा पार्टीशन में हमारे यहाँ हुआ। इसीलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के रूप में भी लोग मनाते हैं। हम स्वाधीन तो हो गए, लेकिन विभाजन की एक विभीषिका हमारे साथ थी, जो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट था, जिसमें हमने अपने खोए हैं। 10 से 15 लाख लोग जिस देश में मारे गए हों, 2 से 4 करोड़ लोग जिसमें डिस्टर्ब हो गए हों, 1 से 2 करोड़ लोग खो गए हों, एक दूसरे को मिल ना पाए हों, परिवार ना मिल पाया हो, बच्चे खो गए, बहनें खो गई, माताएं खो गई, पिता खो गए, भाई खो गए, वो खो गए। ये लेकिन शांति तब हुई थी जब हरियाणा और पंजाब से 2 ट्रेनें वहां पर वापसी गई थी, और उसमें लिखा था कि भारत बड़ा भाई है, तो बड़े भाई का दायित्व बनता है कि तोहफे को दोगुना करके दे। अब हरियाणा में ये जो कुछ भी हुआ, उसमें वहाँ की खाम पंचायतें या खाम पंचायतों ने ये तय किया कि हम किसी मुस्लिम को हरियाणा में अपने यहाँ ना तो उसके साथ व्यापार करेंगे, उसका व्यापारिक बाइकआउट कर देंगे। अब व्यापारिक बाइकआउट उसका कर दिया गया और सूचित कर दिया गया, ऐसा लोगों का कहना है। मुझे पता नहीं, एक वीडियो आया था जिसमें कहा गया था कि भाई ये दुकानें बंद हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा संभावनाएं हैं, ऐसा सुनने में आया कि ऐसा कह दिया गया था कि आप भाई व्यापार आप इनसे नहीं करना। अगर वो ठेली वाला आता है, पटरी वाला आता है, कोई सामान बेचने आता है, कुछ और व्यापार करने आता है, उनसे व्यापार करना ही नहीं है, ऐसा कह दिया गया। दूसरी बात एक और सुनने में आई कि गुड़गांव वगैरह में तो ये जो दुकानें मुसलमानों ने खोल रखी थी बाहर से आकर, उन दुकानदारों के मालिकों ने ऐसा आह्वान कर दिया कि भैया आप अपने गांव जाओ, वापस मत आना, आपके जितने पैसे का सामान भरा हो वो ऑन एन एस्टीमेट हमको बता दो, हम आपके पैसे पहुंचा दें। मतलब बेईमानी नहीं कर रहे, लेकिन जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस समझ में नहीं आ रही।
वो कैसे होगा? मैंने जैसे आपसे कहा था कि सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट थी सन 1982 की, आज से 40 साल पहले मैंने वो प्रकरण कहा था, तो बहुत सारे लोगों ने 33 वर्ष मैंने उस समय कह दिया था, 33 का 43, बहुत सारे कमेंट आए। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप उसको नीचे कमेंट करें, आप उसको लाइक करें, लेकिन ये बात तो है कि अगर मैं गलत बोल गया तो हज़ारों लोगों ने उसमें लिख दिया कि साहब उसको सुधार दीजिए, 43 नहीं, 33 नहीं, 43 लिख दिए। खैर, वो 43 वर्ष पुराना प्रकरण मुरादाबाद का जो मैंने आपको बताया था, जिसकी रिपोर्ट अभी खुलकर आई, वो उस रिकमेंडेशन में ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, उन लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, उनके ऊपर निगरानी रखी जाए, उनको यहाँ से टाइम पर डिपोर्ट किया जाए, उनको वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ये सब बातें उस रिपोर्ट में थीं और ये कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष, वो जो डॉक्टर शमीम और शमी, क्या नाम था, शरीफ जो भी थे, वो डॉक्टर जो हैं वो अपनी इच्छाएं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के माध्यम से पूरी करना चाहते थे, इसलिए इमामबाड़े में उस समय, ईदगाह में उस समय सुअर घुसड़ दिए गए थे 2, और सुअर घुसड़ने की वजह से दंगा भड़क गया था, बहुत सारे लोग मारे, 300 लोग मारे गए थे, तब पटल में रखा गया। मेरा मानना है कि बहुत सारे और ज़्यादा लोग मारे गए होंगे। लेकिन ये जो हरियाणा ने निर्णय लिया है, वो निर्णय को क्या कहा जाए? मजबूरी है, कानूनी है, गैर कानूनी है, कानूनन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कानून के विषय में मैं आपसे बात कर दूं कि आर्टिकल 15 में हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और आर्टिकल 15 में हमने ये लिखा है कि जाति, धर्म, संप्रदाय या रेस या जेंडर के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और पब्लिक प्लेसेस पर स्पेशली किसी को मना नहीं कर सकते। जैसे घाट है, नलकूप का पानी है, कुएं का पानी है, कोई शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, उस पर ये नहीं कह सकते कि आप कौन सी जाति के हैं इसलिए, या कौन से संप्रदाय से आते हैं इसलिए आपका यहाँ एंट्री नहीं हो सकती, ये नहीं कह सकते। लेकिन उस भाई, ये मेरी दुकान पर मैं ये कहता हूँ, मेरी दुकान कोई पब्लिक प्लेस तो है नहीं, ये मामला कॉन्ट्रैक्ट का बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट का मामला ये बनता है कि भाई मैं किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ ये मैं तय करूंगा। मैं अगर किसी के कितने भी बड़े ऑफर को स्वीकार नहीं करता तो मैं नहीं करता, इस पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। मेरे को किसी ने शादी का ऑफर दिया, मैं उसको स्वीकार नहीं करता, इस पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है कि इस आधार पर मना कर दिया कि वो दलित थी, इस आधार पर मना कर दिया कि वो दूसरे संप्रदाय से थे, इस आधार पर मना कर दिया कि उनकी रेसिस कोई दूसरी थी, उनका वंश कोई दूसरा था। तो वंश संप्रदाय के आधार पर हम मना नहीं कर सकते। वंश संप्रदाय के आधार पर वंश संप्रदाय के आधार पर कोई मेरे से जबरदस्ती मेरी कंसेंट नहीं ले सकता। मैं अपनी दुकान किसको किराए पर देना चाहता हूँ ये मैं तय करूंगा, मैं अपना सामान किसको बेचना चाहता हूँ ये मैं तय करूंगा, मैं किसके ऑफर को स्वीकार करता हूँ ये मैं तय करूंगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, आर्टिकल 15 ऐसा कहता है, लेकिन वो पब्लिक प्लेसेस की बात करता है। ये कहता है कि पब्लिक प्लेसेस पर किसी को मना नहीं किया जा सकता, और जो सार्वजनिक हो गया, मतलब मेरी दुकान अगर सार्वजनिक हो गई तो मेरी दुकान खुलने के बाद, मेरा रेस्टोरेंट खुलने के बाद अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो एटलीस्ट मैं कर ही सकता हूं, और इसके लिए कोई कानूनन प्रावधान नहीं है। मुझे अभी तक भारत में ऐसा कोई कानूनी पहलू नहीं है जिसमें मैं ये कह दूं कि इसके साथ करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन हरियाणा में और ये एरिया में मुझे लगता है कि वो प्रकरण याद कर रहे हैं जो 1947 का प्रकरण है, जब अमृतसर में ट्रेनें आई थी, जब उधर से आवाहन हुआ था, क्योंकि उस समय हरियाणा नहीं हुआ करता था, हरियाणा पंजाब ही हुआ करता था, यूनाइटेड पंजाब हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि ये जो निर्णय है, ये संवैधानिक रूप से तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई, इसमें आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत सेकुलर है और हम सभी को एक मिलजुल कर रहना चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी तो दोनों तरफ से बनती है कि उधर से मिलजुल कर ना रखा जाए और हम ही मिलजुल कर रखने की बात करें। दूसरा ये भी है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो पशमन्दाओं की बात माननीय मोदी जी ने आज भी कही है कि उनके साथ भेदभाव होता था होता है, तो मुझे लगता है कि पशमन्दा वो हिंदू हैं जो किसी न किसी कारण से कन्वर्ट हो गए, उनकी घर वापसी का रास्ता खुलना चाहिए। सरकार ने उसको खोला है कि घर वापसी करो और भारतीय हो जाओ, अरब की तरफ देखना बंद करो। वो अरेबियन मुसलमान नहीं है, सैयद, शेख, पठान, मुगल, तुर्क, ये जो हैं वो फॉरेन मुसलमान हैं, विदेशी मुसलमान हैं, और मस्जिदों पर इन्हीं का कब्जा है और सब जगह इन्हीं, और इनके भड़काने पर दंगे होते हैं।
तो जो बात आती है कि इनके भड़काने पर दंगे होते हैं क्योंकि ये विदेशी मुसलमान हैं, जो भारतीय मुसलमान है उसको वापस लाने की बात आती है कि वो उसको वापस कैसे लाया जाए। तो कभी-कभी कोerसिव एक्शन भी लेना पड़ता है और कभी-कभी ऐसे निर्णय जैसे कमर्शियल निर्णय हरियाणा के लोगों ने, खाम पंचायतों ने ले लिया है, उन्होंने भी ये कहा कि भई अब हम इनके साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम इनका सामान नहीं खरीदेंगे या हम इनको सामान नहीं बेचेंगे, जो भी है। कुल मिलाकर उनकी रेहड़ी, पटरी, खोंचा, ठेला, जो भी उनकी दुकानें हैं या और जो दुकानें उन्होंने किराए पर ले रखी हैं, वो सब पर लोगों ने बायकॉट कर दिया है, ऐसा सुनने में आया है। सत्य क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बायकॉट तो ठीक है, लेकिन घर वापसी कैसे करवाएँगे, लोगों को भारतीय कैसे बनाएँगे, भारतीय मानसिकता में कैसे लाएँगे, उनको भारतवर्ष कैसे याद दिलाएँगे, ये वो उनके पूर्वज भी हमारे पूर्वज थे, ये उनको याद दिलाने की आवश्यकता है और उनको भारतीय बनाने की आवश्यकता है। कम से कम वो भारतीय और भारतीय से मतलब मेरा यहाँ सिटीज़नशिप से नहीं, सिटीज़न तो हैं, लेकिन भारत माता को अपनी माता मानें और भारत को अपनी भूमि मानें और भारत में ही वो अपना विकास सोचें और भारत को ही अपना सर्वांगीण न्योछावर करने को तैयार रहें जैसे कि बाकी भारतीय लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो पहले राष्ट्रभक्त हो जाएँ, जो लोग भी ऐसे हैं। अब मैं ये भी नहीं कहता कि सभी ऐसे ही हैं, कुछ लोग वैसे होंगे, कुछ वैसे होंगे, जो जैसा भी है। लेकिन जो जो हवा उड़ती है, जो बातें उड़ती हैं, उनके अनुसार मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्त बना देना चाहिए। अब वो राष्ट्रभक्त भारतीयता तो मैं भारतीय तो हैं ही हैं और इंडियन सिटीज़न भी हैं ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पहले उनको राष्ट्रीय बना देना चाहिए। इस मातृभूमि के लिए तड़प पैदा करनी चाहिए। वो अपने आप घर वापसी करेंगे और बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। लेकिन हजम करना या ख़त्म करना 2 ही सॉल्यूशन है, ख़त्म कर नहीं सकते। तो हजम करने का मतलब ये है कि जिस रास्ते से वो बिगड़े हैं, उसी रास्ते से उनको सुधारा जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।